नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 संसद में प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भारत में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की। सरकार एक राष्ट्रीय मुकदमा नीति का निर्माण कर रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय सर्वोच्च समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई और प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया। आइए अब इन खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने राष्ट्रीय डोपिंग रोधी विधेयक 2021 संसद में प्रस्तुत किया। इस विधेयक के उद्देश्यों में शामिल है भारत में डोपिंग से मुक्त खेल गतिविधियां सुनिश्चित करने और खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम संचालित करने के लिए मौजूद ढांचे और तंत्र को मजबूत करना। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के डोपिंग के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय के उद्देश्यों को प्राप्त करना। आपको बता दें कि भारत ने वर्ष 2007 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि की थी। इस विधेयक के प्रमुख प्रावधानों की बात करें तो ये राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला और अन्य डोप परीक्षण प्रयोगशालाओं के संचालन के लिए सांविधिक ढांचा बनाने की बात करता है। इसके अलावा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत सोसाइटियों के रूप में स्थापित नाडा और एनडीटीएल को विघटित करके पुनर्गठित किया जाएगा। ये नाडा को जांच, डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन के लिए प्रतिबंध लगाने और निरीक्षण, नमूना संग्रह करने और उसे साझा करने एवं सूचना के मुक्त प्रवाह की शक्तियां प्रदान करता है। आपको बता दें कि नाडा के पास पूर्व में छापा यानी रेड डालने का कोई अधिकार नहीं था। विधेयक में खेलों में डोपिंग रोध के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य शामिल होंगे। बोर्ड एजेंसी और एनडीटीएल का लेखांकन एवं लेखा परीक्षण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किया जाएगा। डोपिंग ऐसे पदार्थों या शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी मध्यवर्ती पदार्थों यानी फिजियोलॉजिकल मीडिएटर्स के उपयोग को दर्शाता है, जो सामान्य रूप से मानव शरीर में नहीं पाए जाते हैं। एक प्रतियोगिता के दौरान इसे एथलीटों द्वारा अपनी प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने के लिए बाहरी सहायता के रूप में ग्रहण किया जाता है। भारत द्वारा वर्ष 2008 में एनडीटीएल और वर्ष 2009 में नाडा की स्थापना की गई थी। वर्तमान में एनडीटीएल को तकनीकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल रहने की वजह से विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा द्वारा निलंबित कर दिया गया है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक पर्यावरण से। वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 संसद में प्रस्तुत किया गया। ये विधेयक पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करना है। ये संशोधन मूल अधिनियम 1972 को वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन 1973 यानी साइट्स की आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य पर केंद्रित है। इस विधेयक में कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि सुव्यवस्थित वन्यजीव प्रबंधन और निगरानी के लिए राज्य वन्यजीव बोर्डों की स्थायी समितियों की स्थापना करना, अधिनियम के तहत शामिल अनुसूचियों की संख्या को 6 से घटाकर 4 प्रमुख अनुसूचियों के रूप में युक्तिसंगत बनाना। अनुसूची वन्यजीवों का एक वर्गीकरण है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। वन्यजीवों की अनुसूची 1 सर्वाधिक संरक्षण प्राप्त वन्यजीवों जैसे कि बाघ की श्रेणी है। इन संरक्षित क्षेत्रों के लिए अधिक कठोर संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना को अब वन्यजीव अधिनियम का भाग बना दिया गया है। आक्रामक विदेशी प्रजातियों के नियंत्रण को सक्षम करना, साथ ही स्वामित्व प्रमाण पत्र वाले व्यक्ति द्वारा जीवित हाथियों के स्थानांतरण या परिवहन की अनुमति प्रदान करना भी इस प्रावधान का हिस्सा है। इसके अलावा वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विनियमन के लिए मूल अधिनियम में एक नया अध्याय VB शामिल किया गया है। आइए अब आपको बताते हैं साइट्स के बारे में। साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि वन्य जीवों और पौधों की प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व के समक्ष खतरा उत्पन्न न हो।
ये संधि वर्ष 1975 में लागू हुई थी और वर्तमान में भारत सहित 183 देश इसके पक्षकार हैं। साइट्स द्वारा पूर्व में भारत को एक बार ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। यदि दूसरी बार भी इसे ब्लैकलिस्ट किया जाता है तो भारत महत्वपूर्ण पादपों की प्रजातियों का व्यापार करने के लिए पात्र नहीं रह जाएगा। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक न्यायपालिका क्षेत्र से संबंधित है। सरकार एक राष्ट्रीय मुकदमा नीति का निर्माण कर रही है। हाल ही में सरकार ने सूचित किया है कि लिटिगेशन यानी मुकदमेबाजी को रोकने और नियंत्रित करने और कम करने के लिए दिशा निर्देश निर्धारित करने के लिए एक NLP यानी नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी विचाराधीन है। इससे पहले वर्ष 2010 में तत्कालीन कानून मंत्री द्वारा इस उद्देश्य से एक NLP प्रस्तुत की गई थी कि सरकार को निरर्थक मुकदमेबाजी में शामिल नहीं होना चाहिए, विशेषकर जहां सरकार के विरुद्ध कोई ऊंचा या बड़ा दावा नहीं किया गया है। इस नीति को लागू नहीं किया गया था। ये नीति काफी महत्वपूर्ण है। इस नीति का उद्देश्य सरकार को एक कुशल और उत्तरदायी वादी में परिवर्तित करना है। आपको बता दें कि राज्यों और केंद्र में सरकारें जिला अदालतों से लेकर उच्चतम न्यायालय तक में कुल 3.14 करोड़ मामलों में से 46% मामलों में वादी के रूप में शामिल है। ये नीति न्यायालय में किसी मामले के लंबित रहने की औसत अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष करने में सक्षम बनाकर न्यायालय के बहुमूल्य समय की बचत करेगी। हालांकि सरकार ने मुकदमेबाजी को कम करने के लिए और भी कई कदम पहले उठाए हैं, जैसे कि लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम LIMS। ये भारत के संघ से जुड़े मुकदमों की निगरानी के उद्देश्य से बना एक वेब प्लेटफॉर्म है। दूसरा है विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र AMRD एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स। ये अंतर मंत्रालयी या विभागीय विवादों के समाधान के लिए है। इसके अलावा पूर्व संस्थान मध्यस्थता और निपटान तंत्र के लिए वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 को वर्ष 2018 में संशोधित किया गया था और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक तंत्र यानी AMRCD का गठन किया गया था। अगली खबर पर्यावरण प्रदूषण के समाधान से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय सर्वोच्च समिति की पहली बैठक आयोजित हुई। इस बैठक से कई निष्कर्ष निकल कर आए, जैसे वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एयरशेड दृष्टिकोण अपनाना, यानी कि वायु के सामान्य प्रवाह के क्षेत्र को ध्यान में रखना होगा। इसके तहत नीति निर्माता राज्यों की सीमाओं के भीतर निर्देशित नीतियां बनाने की बजाय भौगोलिक, मौसम संबंधी और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की योजना बनाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के लिए एयरशेड दृष्टिकोण लागू किया जा रहा है। सभी के लिए स्वच्छ वायु मिशन, इसे वर्ष 2022 में आरंभ किया जाएगा। इसका उद्देश्य कणिकीय पदार्थों यानी PM 2.5 और PM 10 के स्तर को NCAP के तहत पहचाने गए शहरों में वर्ष 2024 तक 20 से 30% से वर्ष 2025-26 तक 35 से 50% तक कम करना है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में बात करें तो इसे वर्ष 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। ये तुलना के लिए आधार वर्ष 2017 के साथ वर्ष 2024 तक PM 10 और PM 2.5 की सांद्रता को कम से कम 20% तक कम करने का प्रयास करता है। इसे लक्षित 132 शहरों में लागू किया जा रहा है, जो लगातार 5 वर्षों से राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों यानी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स NAAQS के अनुरूप नहीं है। NAAQS वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित निर्धारित प्रदूषक के संदर्भ में परिवेशी वायु गुणवत्ता के मानक हैं। आइए बात करते हैं इसकी योजनावधि की। 5 वर्ष की मध्यावधि कार्य योजना वर्ष 2019 को आधार वर्ष के रूप में रखने के साथ शुरू होगी। परिणामों की मध्यावधि समीक्षा के बाद इसे दीर्घावधि में 20 से 25 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए शमन उपायों का कठोर कार्यान्वयन है। इसके अलावा देश भर में वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क का संवर्धन करना और उसे मजबूत करना है। साथ ही जन जागरूकता बढ़ाने और क्षमता निर्माण के उपाय करना शामिल है। इस कार्यक्रम का दृष्टिकोण बहुक्षेत्रीय और सहयोगी है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना सहित भारत सरकार की मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों के साथ एकीकरण एवं मुख्य धारा में लाने का प्रयास करना है। 102 गैर लक्ष्य प्राप्ति वाले शहरों की सूची में आने वाले 43 स्मार्ट शहरों में NCAP को लॉन्च करने के लिए
स्मार्ट सिटी फ्रेमवर्क का उपयोग करना शामिल है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य एनसीएपी के तहत वर्ष 2024 तक PM 2.5 और PM 10 संकेंद्रण में 20 से 30% की कमी का राष्ट्रीय स्तर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के 120 महापौर ने भाग लिया। इस सम्मेलन का विषय नया शहरी भारत है। शहरी स्थानीय निकायों के महापौर या अध्यक्ष नगर निकाय के राजनीतिक और कार्यकारी प्रमुख होते हैं। वर्तमान में महापौरों का चुनाव नगर पार्षदों द्वारा किया जाता है, जो प्रत्यक्ष रूप से शहरी मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। महापौर के कार्यालय से संबंधित मुद्दों की बात करें, इनका कार्यकाल कम होता है। भारतीय शहरी प्रणाली के वार्षिक सर्वेक्षण यानी ASICS 2017 में ये पाया गया कि केवल 20% शहरों में ही महापौरों के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल उपलब्ध है। 74वें संविधान संशोधन में महापौरों के निर्वाचन की विधि या कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया है। दूसरा मुद्दा है कार्यकारी अधिकार का अभाव। आपको बता दें कि प्रमुख कार्यकारी शक्ति सरकार द्वारा नियुक्त नगरपालिका आयुक्त के पास होती है, इसलिए महापौर केवल नाम मात्र का पद ग्रहण करते हैं। महापौरों के लिए उपलब्ध सीमित कार्यकारी शक्तियों को शहरी अभिशासन में अक्षमता और कुप्रबंधन के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में देखा जाता है। आइए अब आपको बताते हैं कि महापौर के कार्यालय से संबंधित मुद्दों को समाधान करने के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। जैसे कि शहरी निवासियों का प्रत्यक्ष जनादेश महापौर के पद की वैधता और जवाबदेही में वृद्धि कर सकता है। राज्य द्वारा नियुक्त नौकरशाहों के विपरीत महापौरों के लिए निश्चित कार्यकाल अधिक निरंतरता प्रदान करते हैं, क्योंकि नौकरशाहों को अकस्मात स्थानांतरित किया जा सकता है। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक विदेश नीति और संबंधों पर आधारित है। भारत वियतनाम व्यापक रणनीतिक साझेदारी की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस वर्षगांठ समारोह की पृष्ठभूमि में दोनों देशों ने संसदीय सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी और समुद्री विज्ञान में 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। भारत और वियतनाम औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के लिए साझा संघर्ष के इतिहास के साथ पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंध साझा करते हैं। वर्ष 2007 के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया गया था। वर्ष 2016 में इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक विस्तार प्रदान किया गया। भारत के लिए वियतनाम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये भारत की एक्ट ईस्ट नीति का केंद्र बिंदु है। वियतनाम क्षेत्र में स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आसियान और हिंद प्रशांत दोनों संदर्भों में एक प्रमुख भागीदार है। वियतनाम ने यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया है। भारतीय आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष अप्रैल 2020 मार्च 2021 के दौरान भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय व्यापार 11.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। इसमें भारत द्वारा वियतनाम को 4.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का निर्यात किया गया था। आइए अब आपको बताते हैं इन संबंधों को बढ़ावा देने वाली पहलों के बारे में। हनोई में स्वामी विवेकानंद भारतीय सांस्कृतिक केंद्र यानी SVCC की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देना है। मेकोंग गंगा सहयोग के ढांचे के तहत भारत सामुदायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वियतनाम के विभिन्न प्रांतों में 50,000 अमेरिकी डॉलर प्रति योजना मूल्य की त्वरित प्रभाव परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है। भारत से रक्षा उपकरण खरीदने के लिए भारत ने वियतनाम को $600 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। आइए अब बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों की। सरोगेसी विनियमन विधेयक 2020। सरोगेसी को विनियमित करने के लिए प्रस्तावित विधेयक को संसद ने पारित कर दिया है। ये विधेयक सरोगेसी को परिभाषित करता है। ये वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित करता है, लेकिन परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है। इसमें एक राष्ट्रीय और राज्य सरोगेसी बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है। देश में सरोगेसी का विकल्प चुनने का अधिकार केवल भारतीय दंपतियों को ही होगा। इसमें विवाह के 5 वर्ष बाद के गर्भधारण करने में असमर्थता के रूप में बंध्यता या निसंतानता की परिभाषा को हटा दिया गया है। इस खबर का पूरा विवरण आपको 9 दिसंबर के न्यूज टुडे के अंक में मिलेगा, तो आप उसे सुनिएगा। अगला है ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्यालपो। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये पुरस्कार भूटान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है।
ये भूटान के लोगों और राज्य की आजीवन सेवा को सम्मानित करने के लिए प्रदान किया जाता है। अगली खबर है प्रौद्योगिकी आधारित ऊर्जा समाधान, शुद्ध शून्य के लिए नवाचार। ये भारत अमेरिका विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित उद्यमशीलता पहलों का समर्थन करने के लिए एक कार्यक्रम है। ये पहलें अगली पीढ़ी की स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के विकास एवं कार्यान्वयन और ऊर्जा भंडारण तथा कार्बन संचयन संबंधी चुनौतियों से संबंधित है। ये स्वच्छ प्रौद्योगिकियों में निवेश करके टेक्नोलॉजी शो स्टॉपर्स की पहचान करेगा, साथ ही शुद्ध शून्य की ओर संक्रमण के लिए नए बाजार और उद्योग बनाने के लिए उद्यमशीलता की प्रतिभा को आकर्षित करेगा। यह अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के लक्ष्यों के साथ भी संरेखित है। ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता को बढ़ावा देने और एक गैर लाभकारी संगठन सोशल अल्फा के साथ साझेदारी में द्विराष्ट्रीय भारत अमेरिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंच द्वारा प्रशासित किया जाएगा। एयरो स्पोर्ट्स। एक संसदीय समिति ने सरकार द्वारा एयरो स्पोर्ट्स यानी कि एयर रेसिंग, एरोबेटिक्स, पैराग्लाइडिंग और स्काई डाइविंग जैसी हवाई गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने पर असंतोष व्यक्त किया है। ये देखा गया है कि पहाड़ों, पुलिनों और ग्रामीण क्षेत्रों में अनुकूल परिदृश्यों के कारण इन खेलों में भारत की उच्च क्षमता के बावजूद उनके विकास के लिए मात्र 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वे देश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के रूप में कार्य कर सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन हो सकता है। पिंक फोर्स। गोवा पुलिस ने महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों को रोकने के लिए पिंक फोर्स का गठन किया है। पिंक फोर्स अपराध की जांच में शामिल नहीं होगी, बल्कि उसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई करेगी। इसके द्वारा स्थानीय पुलिस थानों से मदद ली जाएगी और गिरफ्तार किए गए लोगों को पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। उन्हें इसके लिए विशेषज्ञ प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ये फोर्स संपूर्ण वर्ष 2400 घंटे कार्य करेगा। पिंक फोर्स का गठन इस उद्देश्य से किया गया है ताकि माता, बच्चे और अन्य इस बल से निसंकोच बात कर सकें। पीत पत्रकारिता, येलो जर्नलिज्म। उच्चतम न्यायालय ने एक अधिवक्ता के विरुद्ध मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने के लिए दोषी ठहराए गए पत्रकार को राहत देना अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने इसे विशिष्ट पीत पत्रकारिता का मामला माना है। येलो जर्नलिज्म यानी पीत पत्रकारिता समाचार पत्र की रिपोर्टिंग की अतिरंजित यानी एग्जेजरेटेड, शोषक और सनसनीखेज शैली है। जब भी प्रतिस्पर्धा होती है तो पीत पत्रकारिता की उत्पत्ति होती है। रमना काली मंदिर। भारत के राष्ट्रपति ने ढाका, बांग्लादेश में नवीनीकृत श्री रमना काली मंदिर का उद्घाटन किया। ये मंदिर भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक बंधन का प्रतीक माना जाता है। मार्च 1971 में अपने ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। यह ऑपरेशन एक क्रूर कार्रवाई थी जिसके कारण बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था। मूल रमना कालीबाड़ी का निर्माण मध्ययुग के दौरान किया गया था। ये मंदिर अपनी ऊंची संरचना के लिए प्रसिद्ध था। वर्ष 1929 में मंदिर परिसर ने प्रसिद्ध संत आनंदमयी के भक्तों के लिए एक अतिरिक्त इमारत का अधिग्रहण किया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।